हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं आपकी एडुकेटर स्मिता सिंह फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ। एंड इससे पहले हमने यूनिट कंप्लीट की है, यूनिट 1, दैट इज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, principles and practices of management, and now we are studying unit number 2, human resource management, right? So इससे पहले हमने यूनिट 1 कंप्लीट किया है जिसमें हमने थ्योरी के सारे पार्ट्स देखे हैं. And if you have not gone through my channel, my videos, please go through them. And if you like the videos, please like, share and subscribe my channel. All right, so now let's study part 2, unit 2. And we'll start from the first topic. So we are preparing for NTA UGC NET JRF 2022 Human Resource Management and Labor Law Code 55 Unit 2 Human Resource Management. So our first topic is Human Resource Development. So let's study this. Human resource development is the integrated use of training, organization and career development efforts to improve individual, group and organizational effectiveness. HRD develops the key competencies that enable individuals in organization to perform current and future jobs through planned learning activities. So here what the theory is saying, what is human resource development? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का क्या काम है कि वो एक इंडिविजुअल को, एक ग्रुप को एंड ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, उसको डेवलप करने की बात करता है, उसमें इंप्रूवमेंट की बात करता है, राइट, थ्रू द ट्रेनिंग, राइट. सो आप ट्रेनिंग से, प्रैक्टिस से, प्लान्ड वे में आप कोई भी काम करते हैं, सो थ्रू देम यू विल बी लाइक यू कैन इम्प्रूव इंडिविजुअल्स, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस. दैट इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल, you can say this is the organizational development. जैसे हम उसकी एफिशिएंसी को, राइट, इम्प्रूव कर सकते हैं, इंडिविजुअल की एफिशिएंसी को, ग्रुप की एफिशिएंसी को, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को, थ्रू द प्रैक्टिस, थ्रू द लर्निंग, थ्रू द ट्रेनिंग वी कैन डेवलप देम in a proper way. So now next point is concept of human resource management. What is the concept behind this? The concept is the process of defining HRM leads us to two different definitions. The first definition of HRM is that it is the process of managing people in organization in a structured and thorough manner. This covers the field of staffing, hiring people, retention of people, pay and perks, setting and management, performance management, change management, and taking care of exist from the company to round off the activities, right? So what exactly the meaning of concept of human resource management is? आप एक इंडिविजुअल लेवल को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं इसमें, राइट, to manage the individual people in the organization. This is what the this theory is saying कि आप किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में है तो सबसे पहले आप एक इंडिविजुअल की इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे कि एक एन इंडिविजुअल हाउ इट इट विल बी गोइंग टू डू दी वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सो उसमें हम हायरिंग करते हैं, राइट, स्टाफिंग करते हैं, स्टाफिंग को ही हम हायरिंग बोलते हैं, हायर करते हैं पीपल को, एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, उनको रिटेन करने के लिए पॉलिसीज बनाते हैं कि कैसे, सपोज आपने एम्प्लॉय को हायर तो कर लिया लेकिन वो रिटेन नहीं कर रहा ऑर्गेनाइजेशन में, वो रुक नहीं रहा है, वो जॉब छोड़ के चला जा रहा है. क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो कमी वो देखता है ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के बाद, देखेगा कि यहाँ पे पॉलिसीज नहीं है, प्रॉपर लोग फॉलो नहीं, रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है, अच्छा एनवायरमेंट नहीं है, कंपनी की अच्छी पॉलिसीज नहीं है, आप सेटिस्फैक्ट्री सैलरी नहीं दे रहे हैं, या फिर वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं है. तो इन सारे पहलुओं पे, इन सारे एस्पेक्ट्स पे ऑर्गेनाइजेशन बात करता है कि पहले तो हम इंडिविजुअल बेसिस पे बात करते हैं कि उसकी इंप्रूवमेंट के लिए, उसके वेलफेयरनेस के लिए, कि उनकी वेलफेयरनेस के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, राइट. सो उनके वेलफेयर के लिए ये सारे जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको हायर करना, उनको रिटेन करने के लिए पॉलिसीज बनाना, राइट, उनको क्या हम पे कर रहे हैं, क्या रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, राइट, उनके परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन करते हैं, अगर उसमें परफॉर्मेंस अच्छा है तो उनको रिवॉर्ड देते हैं, अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो वो देखते हैं कि कहाँ पे कमी रह गई, अगर
ऑर्गेनाइजेशन के साइड से है तो दैट ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल दैट लैकनेस. अगर इम्प्लॉइज इज नॉट फुलफिलिंग दोज, वो कहीं लैक कर रहा है काम करने में, काम चोरी कर रहा है, तो देन in that case organization do the effective make the effective plans and managers उनको एक प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, उनको गाइड करते हैं कि किस तरह से काम किया जाना चाहिए. तो these all things are to care taken care by the human resource management. This is the management of human resource. So now we'll go to next. This is the first one. As per the human resource management, the first definition is this, and now we'll move to second. This is the traditional definition of HRM, which leads some experts to define it as a modern version of the personal management function that was used earlier. ये बहुत ही पुराना तरीका है. जिस तरह से मैंने बताया कि इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं, उनको उनकी हायरिंग करते हैं, उनको रिटेन करने के लिए प्लान बनाते हैं, उनको अच्छा रेम्युनरेशन देते हैं, उनको अच्छा पे देते हैं, उनको उनकी परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन करते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करते हैं. ये सारी चीजें जो हैं बहुत ही पुरानी है. जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ है तब से ये सारी चीजों का ध्यान दिया जाता है. अभी मॉडर्न टेक्निक में ये सारी चीजें फॉलो करते हैं और उनको नए तरीके से लीड करते हैं, उसी सस्टेन किया हुआ है पुराने तरीके को ही. The second definition of HRM encompasses the management of people in organization from a macro perspective, i.e. managing people in the form of a collective relationship between management and employees. So यहाँ पे जो नया तरीका उन्होंने क्या बोला है कि उसी चीज को उन्होंने पुराने तरीके को ही सक्सीड किया है, बट इन ए बेटर वे आप कह सकते हैं कि पीपल के जो एक इंडिविजुअल है उसको माइक्रो लेवल पे, मतलब एक बड़े स्तर पर उसको फोकस किया गया है कि पीपल आई मीन एम्प्लॉई एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉई इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयर के बीच में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, कैसे काम को इफेक्टिवली किया जाना चाहिए, कितनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये सारी चीजों का ध्यान दिया गया इन मॉडर्न मैनेजमेंट. कि किस तरह से एक दूसरे का जो कम्युनिकेशन होता है, इंटर रिलेशनशिप होता है बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स, दैट शुड बी मेंटेन इन अ प्रॉपर वे. राइट, नाउ विल मूव टू नेक्स्ट. The next topic is nature of human resource management. What is the nature? The nature of human resource management has been highlighted in its following features. The features are inherent part of management. ये पहला पॉइंट जो है उनके कहने का मतलब ये है कि इनहेरेंट पार्ट होता है, वो इंटरनल होता है. राइट, वो इंटरनली आता है कि किस तरह से पीपल को मैनेज किया जाना चाहिए, क्या रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स. दैट इज द इनहेरेंट पार्ट. राइट, परवेसिव फंक्शंस, परवेसिव मतलब व्यापक होना चाहिए, बड़े स्तर पर होना चाहिए, एक प्रॉपर हिरार्की में सीक्वेंस वाइज एंड प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, परवेसिव वे में होना चाहिए रिलेशनशिप उनके बीच में, एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉयज की वर्किंग कंडीशंस का पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए, उनकी रिटेंशन का ध्यान देना चाहिए, उनकी स्टाफिंग प्रॉपर होनी चाहिए, गलत हायरिंग नहीं होनी चाहिए. राइट, एंड कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए. दीज आर द परवेसिव फंक्शंस. इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीजें मिलकर एक एनवायरनमेंट बनाता है कि ये एनवायरनमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है वो कल्चर क्या है, उसका एनवायरनमेंट क्या है. दीज आर द कल्चर. लाइक आप पॉलिसीज बनाते हैं, रूल रेगुलेशंस बनाते हैं, अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज को, रिटेंशन बोनस देते हैं, रिटेन करने के लिए स्कीम बनाते हैं. So these are like human resource management is pervasive in nature, you can say, basic to all functional areas. राइट, सो बेसिक चीजें की जाती है, जैसे जो ग्राउंड लेवल पे चीजें होती हैं कि इम्प्लॉय के लिए ऑर्गेनाइजेशन करता है. राइट, सो बेसिक टू ऑल फंक्शनल एरियाज. पीपल सेंटर्ड, वो पीपल सेंटर्ड होता है, वर्क सेंटर्ड नहीं होता है. आप जो एक अच्छे मैनेजमेंट का जो नेचर होना चाहिए वो पीपल सेंटर्ड होना चाहिए. उनको ये देखना चाहिए कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, एक मैनेजमेंट का एक कर्तव्य बनता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एम्प्लॉयज का टेक केयर करे प्रॉपर वे में, उनको अच्छी सैलरी प्रोवाइड करे, उसको वर्किंग कंडीशन उनको अच्छा वर्किंग कंडीशन दे, अच्छा इन्वायरमेंट दे, अच्छा कल्चर दे ऑर्गेनाइजेशन में. ना कि सिर्फ वो फोकस करें कि हमें काम मिलना चाहिए, चाहे वर्किंग कंडीशन कैसे भी हो, एम्प्लॉयज का वेज जो भी दे रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं एम्प्लॉयज, बट
मैनेजमेंट, जो मॉडर्न मैनेजमेंट इन चीज़ों पर फोकस करता है, वो क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर हम वर्किंग कंडीशन अच्छा प्रोवाइड करेंगे, एनवायरनमेंट अच्छा देंगे, वेज अच्छा देंगे, रिटेंशन स्कीम्स बनाएंगे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करेंगे, इन सारी चीज़ों से आउटपुट ऑटोमेटिकली अच्छा निकलेगा। तो अगर आप पीपल ओरिएंटेड होंगे, तो आप, अगर आप इम्प्लॉयज़ का ख्याल रखते हैं, इम्प्लॉयज़ के बारे में सोचते हैं, उनका ध्यान देते हैं, उनके वेलफेयर स्कीम्स निकालते हैं, उनके वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, तो आपको वर्क तो ऑटोमेटिकली अच्छा मिलेगा। इसलिए द कॉन्सेप्ट इज, द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी पीपल सेंटर्ड, नॉट वर्क सेंटर्ड। तो फिफ्थ ऑप्शन इज पर्सनल एक्टिविटीज ऑफ फंक्शंस, राइट। एक इंडिविजुअल लेवल पे क्या एक्टिविटीज होती हैं, क्या एक्टिविटीज असाइन की जाती हैं, एंड उनको कैसे किया जाना चाहिए, कि एम्प्लॉय को कैसे करना चाहिए उस एक्टिविटी को इन अ प्रॉपर वे, ये सारी चीजों का मैनेजमेंट किया जाता है अंडर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। द सिक्स्थ ऑप्शन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑब्वियसली मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल वे में ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, तो वो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारे पर्क्स बनाए गए हैं, ये सारे जो स्कीम्स हैं आपकी रिटेन करने के लिए, एम्प्लॉय की हायरिंग, उनकी स्टाफिंग, उनके लिए वेलफेयर स्कीम निकालना, उनके लिए आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट देना, अप्रेजल करना उनका टाइमली, उनके अच्छे काम के लिए, राइट। ये सारी चीजें कंटिन्यूअस होती हैं। आप एक टाइम के बाद अगर इन चीज़ों को बंद कर देते हैं, तो वहीं पर ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन की भी रुक जाती है, और वहीं पर आप देखेंगे एम्प्लॉयज़ की भी ग्रोथ रुक जाती है, लर्निंग की, उनके अर्निंग और लर्निंग दोनों की ग्रोथ रुक जाती है। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ अच्छा नहीं कर पाएंगे, दे विल नॉट ग्रो इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इन अ मॉनिटरी वे, यू कैन से। सेवेंथ ऑप्शन इज बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशंस। सो ये ह्यूमन रिलेशन की बात करता है कि इंटरनल रिलेशन क्या है एम्प्लॉयज का, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ना हो ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि अगर ग्रुप में आपको कोई काम असाइन किया गया है, अगर आप में एक एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं है, अच्छा सामंजस्य नहीं है, तालमेल नहीं है, अच्छी बातचीत नहीं है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, तो यू विल नॉट अचीव द गोल एट गिवन टारगेटेड टाइम, एट द टारगेटेड टाइम विल नॉट अचीव दोज गोल्स। तो इसके लिए ह्यूमन रिलेशन पे भी फोकस होना चाहिए, उनके बीच का रिलेशन क्या है, उनकी वर्किंग कंडीशन क्या है, उनके जो कहते हैं माइंड ऑफ स्टेटस क्या है, क्या कैसे वो कम्युनिकेट करते हैं विद ईच अदर एमंग एम्प्लॉयज, यू विल सी कि क्या उनके रिलेशंस हैं, उनका बिहेवियर क्या एक दूसरे के लिए है, क्या इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो सारी चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करना चाहता है, तो इन सारी चीज़ों का प्रॉपर वे में ध्यान रखा जाना चाहिए इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। So now we'll study the next topic, that is human resource management in changing environment, human resource accounting. So changing environment में क्या पढ़ेंगे हम? Human resource accounting, right? So now we'll study human resource accounting, that is the process of identifying and reporting investments made in the human resource of an organization that are presently unaccounted for in the conventional accounting practice. It is an extension of standard accounting principles. So कहने का मतलब ये है कि आप जो भी एम्प्लॉयज को हायर करने में जो भी इन्वेस्टमेंट कर लगाते हैं, वो भी आपको एक लेखा जोखा होना चाहिए उसका, किस तरीके से, कैसे, कितने अमाउंट में क्या वेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉयज को, कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, कितने खर्चे आएंगे, क्या इन्वेस्ट हम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग में, उनके परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट में। सपोज अगर एम्प्लॉय अच्छा नहीं करता है, तो उनको एक ट्रेनिंग अगेन दी जाती है। आप जब ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इन सब में क्या खर्चा आ रहा है एम्प्लॉयज़ के हायरिंग में, उनकी ट्रेनिंग में, उनके रिटेंशन प्रोसेस में, क्या उनको रिटेन करने के लिए और क्या अच्छे स्कीम निकाले जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में क्या खर्चा आता है, दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। Measuring the value of the human resource can assist organizations in accurately documenting their assets. In other words, human resource accounting in a process of measuring the cost incurred by the organization to recruit, select, train and develop human assets. मैंने आपको ऊपर यही समझाया
उनकी उनके उनके ट्रेनिंग में, उनको रिक्रूट करने में, उनको सेलेक्ट करने में, उनके डेवलपमेंट में क्या कॉस्ट आती है, दैट इज मैनेज बाय द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. Benefits of human resource accounting is, in the field of managerial decision making, HRA would help in making meaningful choices between various types of investment in human resources and other assets. It would assist the manager particularly with regard to, first one is direct recruitment vs promotion, second is transfer vs retention, third one is retrenchment or relieving vs retention, and fourth one is utility of cost reduction program in view of possible impact on human relations. Fifth one is impact of budgetary control on human relations and organizational behavior. Sixth one is new dimension added to capital budgeting process which includes human resource investment costs. राइट. सो उनके कहने का क्या मतलब है, आप एक सीक्वेंस वाइज देखेंगे, स्टेप वाइज. डायरेक्ट इन्वेस्ट रिक्रूटमेंट वीएस प्रमोशन. आप ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में आप देखेंगे कि ये सारी चीजों का खर्चा कैसे देखते हैं. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो हम करते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए रिक्रूटमेंट में क्या खर्चे आते हैं, उनको मेंटेन किया जाता है कि कितना रिक्रूटमेंट में कितना टाइम स्पेंड हो रहा है, कितने खर्चे आ रहे हैं, उनको प्रमोशन करने में, उनको प्रमोट करने में कितना खर्चा आ रहा है. राइट. आप अगर एक जगह से दूसरी जगह इंप्लॉय को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उनको क्या रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको कितना ट्रांसफर वेज एक्स्ट्रा एलोकेट कर रहे हैं, उनको रिटेन करने के लिए जो स्कीम बना रहे हैं उनमें कितना खर्चा आ रहा है कंपनी का. ठीक है. एंड रिट्रेंचमेंट और रिलीविंग वीएस रिटेंशन. आप देखेंगे कि आप जब कभी किसी भी इम्प्लॉयज को सपोज वो या तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट होता है तो वो तो अलग केस होता है कि इम्प्लॉय अपने रिटायरमेंट से पहले ही वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेता है, दैट इज वो रिटायर हो जाता है. लेकिन अगर किसी इम्प्लॉय को टाइम से पहले उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या फिर कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है, रिट्रेंचमेंट बहुत से दो तरीकों से होता है. या तो इम्प्लॉय अच्छा नहीं कर रहा है, राइट, उसका काम पसंद नहीं आया, आपने उसको एक बार वार्निंग दी, 2 बार दी और तीसरी बार आपने उसको फायर कर दिया, तो उसमें क्या है कि कंपनी आपको कंपेंसेट करती है कि आपको रिट्रेंच किया जाता है, आप हम ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे. सो उसके लिए वेज प्रोवाइड करती है, उनको कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करती है कंपनी उस इम्प्लॉय को. तो रिट्रेंचमेंट में कितना खर्चा आ रहा है, या तो अगर कंपनी खुद किसी भी मटेरियल्स की वजह से उसके पास मटेरियल नहीं है, सोर्सेज नहीं है काम करने के लिए, अच्छा काम नहीं कर रही है कंपनी, तो उस केस में कंपनी को कुछ टाइम के लिए बंद किया जा रहा है, तो उस केस में भी कंपनी को रिट्रेंच किया जाता है, इम्प्लॉय को रिट्रेंच किया जाता है कि कॉस्ट कटिंग के लिए वो रिट्रेंच करते हैं इम्प्लॉयज को. उस केस में भी वो कंपेंसेशन प्रोवाइड करते हैं, या तो इम्प्लॉय खुद निकल रहा है या इम्प्लॉयर निकाल रहा है, या फिर इम्प्लॉय इन बोथ वे, लाइक कंपनी बंद हो रही है या फिर इम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो रिट्रेंचमेंट का जो भी खर्चा आता है वो भी मेंटेन किया जाता है, और उनको रिलीविंग में जो खर्चा आता है, राइट. सो ये सारे खर्चे मेंटेन किए जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में. एज वेल, यूटिलिटी ऑफ कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम इन व्यू ऑफ द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन रिलेशंस. क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब आप किसी भी इम्प्लॉय को हायर करते हैं, एक टाइम पीरियड के बाद उनको फिर फायर करते हैं, तो उसमें क्या कॉस्ट होती है, क्योंकि आपने जब कोई भी इम्प्लॉय को हायर किया तो आप ये सोच के करते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए हमारे साथ चलने वाला है. उसमें क्या होता है कि आपने जो भी ट्रेनिंग दी है, जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं उस इम्प्लॉय को, वो आपको एक टाइम पीरियड तक, जब तक कि आप कंपनी में, आप खुद इम्प्लॉय नहीं चाहता कि वो छोड़ करके जाए, इम्प्लॉय खुद उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, वो छोड़ के नहीं जाता, तब तक के लिए वो आपके लिए प्रोडक्टिव रहता है. लेकिन अगर बीच में ही आप उस इम्प्लॉय को रिट्रेंच करते हैं या फिर किसी वजह से वो थोड़े टाइम के बाद छोड़ देता है ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्लॉय, तो उसमें भी इम्प्लॉयर का लॉस होता है, क्योंकि उसने जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की, उसको सिखाया काम को, उसने अपने मनी को इन्वेस्ट किया इम्प्लॉय को प्रॉपर एक प्रॉपर प्रोडक्टिव बनाने के लिए, लेकिन इम्प्लॉय बीच में छोड़ता है किसी भी रीजन की वजह से, तो उससे भी उसको नुकसान होता है. तो दैट इज द मैनेजमेंट, दैट इज ऑल्सो मैनेज बाय द ऑर्गेनाइजेशन की क्या खर्चे आए, क्या नुकसान हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, उस पर्टिकुलर इम्प्लॉय को हायर करने में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ. दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. And the fifth one is impact of budgetary control on human relations and organizational behavior. Sixth one is new dimension added to capital budgeting process which includes human resource investment cost. उन्होंने यही कहा कि जो human resource cost होती है उसको include किया जाता है, क्या खर्चे आए,
किस तरह से खर्चे होंगे, कितना खर्चा हुआ, ये सारी चीजों का लेखा जोखा होता है। सेवेंथ इज consideration for an adequate return on investment in human assets and also a more useful interpretation of return on capital employed, right? And the eighth one is decision on relocating factories, developing overseas subsidiaries, closing down और streamlining existing units. So उनको कहने का ये मतलब ये यहाँ पे कि relocation में क्या खर्चा आएगा फैक्ट्री की, सपोज कम फैक्ट्री रीलोकेट हो रही है, वो कहीं और शिफ्ट हो रही है, उसमें कितना खर्चा आएगा, क्या एक्सपेंसेस हुए, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। डेवलपिंग ओवरसीज सब्सिडरीज, जो ओवरसीज है, जो मतलब आउट ऑफ सपोज आउट ऑफ द कंट्री है, आप पर्टिकुलर जिस कंट्री में ऑर्गेनाइजेशन काम करती है उसके अलावा दूसरी कंट्री में अगर काम करती है तो उस सब्सिडरी के डेवलपमेंट में कितना खर्चा आ रहा है, दैट इज मेंटेन बाय द मैनेजमेंट। क्लोजिंग डाउन और स्ट्रीमलाइनिंग एग्जिस्टिंग यूनिट्स, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को क्लोज करते हैं रिसोर्सेज की कमी की वजह से, मटेरियल की कमी की वजह से, या फिर किसी अदर रीजन की वजह से, किसी अदर कैलामिटीज की वजह से आप अगर क्लोज डाउन करते हैं यूनिट को, तो क्या खर्चे आएंगे। दीज ऑल आर मैनेज्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में भी पढ़ेंगे हम। जितना मैंने अभी समझाया ऊपर, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको लगता हो कि आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आया हो, या फिर मैंने बहुत फास्ट पढ़ाया, या फिर मैं बहुत स्लो रही हूँ, देन प्लीज़ कमेंट मी। आपको ऑब्वियसली मैं आपके पर्टिकुलर आपके एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत प्रीसियस होंगे एंड प्रीशियस हैं ऑब्वियसली, एंड उस पर मैं वर्क करूँगी फॉर श्योर। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। Human resource planning is the continuous process of systematic planning ahead to achieve optimum use of an organization's most valuable asset, quality employees. Human resource planning ensures the best fit between employees and job while avoiding manpower shortage or surplus. ऑलराइट, सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मेन मोटो ये होता है कि वो देखती है ऑर्गेनाइजेशन में कि हमें कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, किस फील्ड में कितने मैन पावर चाहिए होंगे, उनकी हायरिंग कैसे होगी, ये सारी चीज़ों का लेखा जोखा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू होता है। वो प्लान करते हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट वाइज एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने टोटल एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है। और ये हायरिंग जो होती है, जो इनकी प्लानिंग होती है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप प्लान करते तो ऐसा नहीं कि आपने एक बार प्लानिंग, आपने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, आपने प्लान बनाया कि इतने रिसोर्सेज की जरूरत है, यहाँ पे इतनी मटेरियल की जरूरत है, इतनी मशीनरीज की जरूरत है, सो नाउ इट इज डन। तो नहीं, आप प्लान करेंगे तो ऐसा नहीं कि प्लान आपने एक बार करके ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर दिया तो वो प्लानिंग वहीं पर एंड हो जाती है। नहीं, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन में है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक प्लानिंग चलेगी, क्योंकि उसके डेवलपमेंट की प्लानिंग होती है। आपने ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टअप किया, उसके बाद आप उसके डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करते हैं, उनमें और क्या कमी रही, क्या मार्केट का कंपटीशन है, कितने क्या एफिशिएंसी लेवल है, कितने एफिशिएंट हमारे एम्प्लॉयज हैं, इन सब की प्लानिंग्स होती हैं। सो प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट। और आप अवॉइड करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर हमेशा इस चीज का ध्यान रखता है कि उसको मैन पावर की शॉर्टेज कभी ना हो, क्योंकि अगर मैन पावर नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा, काम नहीं रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, राइट। सो दैट ऑल आर द डेफिनेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू द कोलमैन ने क्या कहा है, व्हाट इज द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ही सेड, Coleman has defined human resource planning as the process of determining manpower requirements and the means for meeting those requirements in order to carry out the integrated plan of the organization. उन्होंने ये कहा कि ये integrated plan होता है, right? आप सपोज एज एन एम्प्लॉयर, वो देखता है, वो डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, और मैन पावर जो जितने मैन पावर हमने हायर किए हैं क्या वो मीट करते हैं इस रिक्वायरमेंट को, क्या
क्या वो जो भी काम है ऑर्गेनाइजेशन में उनको वो कर पा रहे हैं, इतनी मैन पावर एफिशिएंट है या नहीं है, या फिर सफिशिएंट है कि नहीं है, पर्याप्त है कि नहीं है, राइट। अगर पर्याप्त नहीं है तो हमें और मैन पावर बढ़ानी चाहिए, या फिर अगर मैन पावर ठीक है वो काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको डेवलपमेंट ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको और ट्रेन करने की जरूरत है कि वो कितने एफिशिएंट वे में काम कर सकते हैं, कैसे आउटपुट बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का। ये सारी चीजें एक एम्प्लॉयर देखता है कि वो कैसे इन ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग कैसे करता है, कैसे रिक्रूट करता है एम्प्लॉयज को, और इफेक्टिव वे में वो आउटपुट लेता है। अकॉर्डिंग टू विकस्ट्रॉम, human resource planning consists of a series of activities. Yeah, it is a series of activities, right? So you can, in a simple way, as per Wickstrom, human resource planning is a series of activities. Now, option number A, forecasting future. Forecasting future manpower requirements either in terms of mathematical projections of trend in economic environment and developments in industry, or in terms of judgmental estimates based upon the specific future plans of a company. वो एक स्पेसिफिक फ्यूचर प्लान बनाता है, उसके बेसिस पर वो देखता है कि कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, वो ऑर्गेनाइजेशन में रहकर उन चीजों को पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, मैन पावर प्रॉपर जो हमने हायर किया है वो कितने प्रोडक्टिव हैं, कितना उनसे आउटपुट आ रहा है। दीज ऑल आर डिफाइंड बाय दिस इन फोरकास्टिंग। आप जब फोरकास्टिंग करते हैं कि क्या, जब लॉन्ग स्ट्रेटजी बनाते हैं, स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि एक लॉन्ग प्लान होता है जिसमें आप स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज की जरूरत होगी, वो कैसे वर्क करेंगे, किस तरह से आउटपुट आएगा, कब कब आउटपुट आएगा, वो सारी संभावनाएं जो होती हैं वो सब पहले स्पेकुलेट करते हैं। उनका एक स्टिमुलेशन होता है, स्टिमुलेटेड टाइम पे क्या चीजें होती हैं, कैसे होंगी, किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, किस तरह से आउटपुट आएगा। दीज ऑल आर द फोरकास्टिंग, वो फोरकास्ट करते हैं, राइट। एज पर द इकोनॉमिक ट्रेंड, क्या मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, ये सब सारी चीजें वो ध्यान में रखकर फोरकास्ट करते हैं, फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, making an inventory of present manpower resources and assessing the extent to which these resources are employed optimally. Option number C, anticipating manpower problems by projecting present resources into the future and comparing them with the forecast of requirements to determine their adequacy both quantitatively and qualitatively. And option number D is planning the necessary programs of requirements, selection, training, development, utilization, transfer, promotion, motivation, and compensation to ensure that future manpower requirements are properly met. वो सारी चीज़ों का देखते हैं कि फ्यूचर में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को वो देखते हैं और वो प्लान करते हैं कि आप जब भी आप रिक्रूट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, रिक्रूट करने के बाद जब सिलेक्शन करते हैं एम्प्लॉयज़ का, उनको उनको ट्रांसफ़र के जो स्कीम बनाते हैं, ट्रांसफ़र में क्या खर्चे आ रहे हैं, किस तरह से ट्रांसफ़र में कंपनी का बेनिफिट होगा, कि क्या लॉस होगा, क्या लॉस हो सकता है एम्प्लॉय का या एम्प्लॉयर का, उनके प्रोपोर्शन में क्या खर्चे हो रहे हैं, उनके मोटिवेशन फैक्टर में उनको मोटिवेट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किस तरह की तरीके से एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्टिव बनाने में, उनको अच्छा एक आउटपुट निकालने में, उनका अच्छा आउटपुट आए, इसके लिए वो क्या प्रमोशनल एक्टिविटीज हो सकती हैं, क्या मोटिवेशनल एक्टिविटीज हो सकती हैं, राइट। सो दीज आर द नेसेसरी प्लानिंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। We'll move to next slide. Right, so now we'll study next topic, that is process of human resource planning. The human resource planning is a process of forecasting the organization's demand for and supply of manpower needs in the near future. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या मेन मोटो क्या होता है कि वो फोरकास्ट करते हैं कि कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती, कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट।
So this is the human resource planning. The process of human resource planning involves the following steps. The first one is डिटरमाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. वो डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स को ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के. लाइक जो भी प्लान करते हैं, जो भी प्लान करते हैं कि कितने रिक्वायरमेंट होगी मैन पावर की, क्या ऑब्जेक्टिव होगा ऑर्गेनाइजेशन का, किस तरह से उसको अचीव किया जाना है, क्या गोल सेट किए जाएंगे, दीज ऑल आर डिटरमाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. द सेकेंड पॉइंट इज करेंट ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री. अभी करंट में क्या कितना हमारे पास मैन पावर है और कितना हायर किया जाना चाहिए, वो सारे लेखा जोखा देखते हैं कि अभी जो करंट में हमारे पास एम्प्लॉयज है, हमारे पास जो मैन पावर है, क्या वो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतनी ही रिक्वायरमेंट है, क्या वो अचीव कर रहे हैं टारगेट्स को प्रॉपर वे में, या फिर और अगर मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, अगर सपोज काम ज़्यादा है लेकिन मैन पावर की शॉर्टेज है, तो ऑर्गेनाइजेशन आपने जैसा पहले ऊपर पढ़ा है कि ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं चाहती कि उनके पास मैन पावर की शॉर्टेज हो, क्योंकि वो जानते हैं कहीं ना कहीं कि अगर मैन पावर शॉर्ट होगा तो उनको वो प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाएगी जो उनका एस्टिमेट है, जितना उन्होंने प्लान किया, जितना उन्होंने गोल सेट किया है कि हमें उतना आउटपुट आना है. तो ऑब्वियसली अगर लेस एम्प्लॉय लेस प्रोडक्टिविटी, तो वो ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि हाई हाई एम्प्लॉय वो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर करें ताकि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहे. और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को भी हायर कर लें, उससे भी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है. तो दीज ऑल आर मेजर्ड बाय दी ऑर्गेनाइजेशन. सो वो देखते हैं कि करंट हमारे पास जितनी भी इन्वेंट्री है, जितने भी हमारे पास मैन पावर है, क्या वो सफिशियंट है या फिर वो ज़्यादा है. इन सब चीज़ों का वो लेखा जोखा करते हैं. थर्ड पॉइंट इज डिमांड फोरकास्टिंग. क्या डिमांड है एज पर द मार्केट, एज पर द ऑर्गेनाइजेशन, क्या डिमांड है, दैट इज मेजर्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. फोर्थ पॉइंट इज जॉब रिक्वायरमेंट्स. क्या रिक्वायरमेंट है जॉब की, लाइक क्या स्किल्स नीडेड हैं. एक एम्प्लॉय को आप हायर करते हैं, उनकी स्टाफिंग करते हैं, तो आप देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर इस प्रोफाइल के लिए क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्या जॉब स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना उसको नॉलेज होना चाहिए किसी पर्टिकुलर फील्ड में. ये सारी चीज़ों का वो लेखा जोखा देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट है कंपनी की टू हायर दी पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन. फिफ्थ पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट प्लान. राइट, सो कितने मैन पावर को हमें हायर करना है, दैट इज द एम्प्लॉयमेंट प्लान. सिक्स्थ वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. एम्प्लॉयज़ की हायरिंग के बाद आप उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की प्रोग्राम बनाते हैं कि एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो जल्दी से जल्दी काम को सीख पाएँ एंड जितना जल्दी हो सके वो प्रोडक्टिव हो पाएँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए. दैट इज़ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम. सेवेंथ वन इज अप्रेजल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. ऑब्वियसली अगर एम्प्लॉई अच्छा काम कर रहा है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए एक अप्रेजल प्लान भी होना चाहिए उसको, ताकि एक मोटिवेशन मिले, वो मोटिवेटेड वे में काम करे. क्योंकि अगर कोई भी पर्सन एक अच्छा परफॉर्मेंस देता है, अच्छा काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर उसको मोटिवेशन नहीं, उसको प्रमोट नहीं किया जाए, उसको या तो आप सपोज एक इंडिविजुअल लेवल पे देख लीजिए, अगर एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, मैनेजर उसको कभी अप्रिसिएट ही नहीं करता है, वो चाहे कितना भी अच्छा काम हो, डेडिकेटली काम कर रहा हो, एफिशिएंटली काम कर रहा हो, लेकिन अगर इवन आप उसको मॉरली भी नहीं बोलते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, रिवॉर्ड्स की तो बात ही दूर है, अगर वो उसको इनकरेज करने के लिए भी नहीं बोलता कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, वेरी वेल डन, वेरी गुड, ये वर्ड्स बहुत मायने रखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक इंडिविजुअल लेवल पे. आप अपने आप टीम लीडर को देखते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खड़ूस होते हैं, आप कितनी से अच्छा काम करके दे दें उनको, वो कभी आपको प्रेज नहीं करते हैं, कभी भी आपको ये नहीं कहते कि आपने अच्छा काम किया. इससे क्या होता है कि उनका मोरल डाउन होता है, वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, उनको लगता है ये तो ऐसा ही है, इसको अच्छा काम करो या बुरा काम करो, वो आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करने वाला है. इसलिए अच्छा है कि हम जैसे बाकी लोग हैं, बाकी लोग सपोज उसके पीयर्स में कुछ लोग अच्छा काम नहीं नहीं करते हो, लेकिन क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उसका मैनेजर उसको अप्रिशिएट करे या ना करे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये पर्सन अप्रिशिएट करने वाला नहीं है, तो हम क्यों ना एक आराम से काम करें, हमें क्या जरूरत है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के साथ काम करने की या फिर एफिशिएंटली उनको परफॉर्मेंस देने की, जब कोई अप्रिसिएशन ही नहीं आना है. तो व्हाट ही डू, वो अगेन मतलब वो एम्प्लॉय भी डिमोटिवेटेड हो जाता है, वो सोचता है कि
कोई अप्रेजल नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, देन जैसे बाकी लोग काम कर रहे हैं वैसे मैं भी काम करूंगा, 9 आवर्स देनी है कंपनी में, 9 आवर्स देकर चले जाएंगे, चाहे वो काम कितना अच्छा हो या बुरा हो, मुझे उससे मतलब नहीं है. सो दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड थिंक दैट अप्रेजल प्लान्स शुड बी देयर. अप्रेजल प्लान से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक मोटिवेशन मोटिवेशन जगता है, एक एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहते हैं और वो अच्छा आउटपुट देते हैं. तो इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयर है, अप्रेजल प्लान भी बनाते हैं, राइट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिमांड फोरकास्ट. डिमांड फोरकास्टिंग. सो आई थिंक सो हमें आज यहीं तक इसको एंड करना चाहिए. आज का सेशन इतना ही. इस सेशन में हम यहीं तक पढ़ेंगे एंड आगे नेक्स्ट सेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगी डिमांड फोरकास्टिंग. डिमांड फोरकास्टिंग को प्रॉपर तरीके से मैं पढ़ाऊंगी. अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, आपको अच्छे समझाना पड़ेगा. सो लेट्स एंड द क्लास हियर ओनली. एंड आपको लगता है कहीं भी मेरे टीचिंग स्टाइल में या फिर पीपीटी में कोई भी प्रॉब्लम है, देन प्लीज़ डू लेट मी नो एंड आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में. एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी है, तो प्लीज़ कमेंट मी एंड आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड हो सकूं और अच्छा करने की कोशिश कर सकूं, क्योंकि नो वन परफेक्ट इन द वर्ल्ड एंड इवन आई एम नॉट, राइट. सो मुझे भी एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, मुझे भी एक मोटिवेशन की ज़रूरत है. एंड अगर आप मुझे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे मेरे लिए यही मोटिवेशन है, ताकि मैं और अच्छा काम करूं और डेडिकेटेड होकर आपके लिए अच्छी पीपीटी तैयार कर पाऊं, अच्छे अच्छे मैटर्स लेके आऊं, अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊं, सेलेक्टेड, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. थैंक यू सो मच.